डेटा प्रिपेयर हो जाता है मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड करने के लिए, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये जो डेटा है, इस डेटा के ऊपर हम कौन सा मॉडल बिल्ड कर सकते हैं। और उसकी डिसीजन लेने के बाद उस मॉडल को हम ट्रेन करते हैं। और मॉडल को ट्रेन करने के बाद मतलब जैसे कि आप कोई पढ़ाई करते हो और पढ़ाई करते वक्त आप ट्रेनिंग ले रहे हो, राइट। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको टेस्ट करना पड़ता है कि सच में यार मैं सही तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आपकी टेस्टिंग नहीं होगी तो पता नहीं आप क्या कर पाओगे। इसलिए मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के बाद हमें उसको टेस्ट करना पड़ता है। हमें उसकी एक्यूरेसी देखनी पड़ती है कि सच में हमारा जो मॉडल है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें देखना पड़ता है। और फाइनल हमें पता चलता है कि जो हमने मॉडल बनाया है, जो हमारा प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को ये मॉडल सही तरीके से सॉल्व कर रहा है। उस वक्त हम क्या करते हैं, हमारे जो क्लाइंट है उस क्लाइंट को हम डायरेक्ट फोन घुमाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई साहब जो आपका प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम रेडी है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, मतलब इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो मॉडल है जिसको हमने ट्रेन किया है, उस मॉडल को हम लॉन्च करते हैं। मॉडल को लॉन्च करने के बाद हमारा काम यहीं पे खत्म नहीं होता है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि जो हमारा मॉडल है उसके बाद अलग अलग तरीके से डेटा आता है, क्योंकि सिचुएशन के साथ उसको डिफरेंट तरीके का डेटा आता है और उस वक्त उसकी एक्यूरेसी कम हो सकती है। तो हमें उसको मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी है और उसी के साथ हमारे सिस्टम को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। तो यही स्टेप मशीन लर्निंग या डेटा साइंटिस्ट इंजीनियर फॉलो करता है और उसका यही मेन काम होता है। तो चलो दोस्तों, इस सारी की सारी जर्नी को हम समझते हैं ताकि आपको भी इस फील्ड में आने के लिए इंटरेस्ट जाग जाएगा। Hello, this is Sunny from Oxford Hard University. May I talking with Ajay? कल बात कर सकते हैं ये की थी और उसके बाद उनको कितना स्कोर मिला है। ये हमारे पास दोनों डेटा मिल जाएगा ना, तो हम इस प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है विजय, और मुझे भरोसा है कि आपकी जो डेटा साइंटिस्ट की टीम है इस प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे कि आपने बोला कि हमें कुछ डेटा की जरूरत है, तो हम क्लाइंट के साथ बात करेंगे। जो भी आपको डेटा लग रहा है उससे हम पूरा डेटा लेंगे। और मैं जानना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए हमें कितना ड्यूरेशन लगेगा, ताकि हमें इस बात को क्लाइंट की तरफ फॉरवर्ड करना पड़ेगा। देखिए अजय जी, जो ड्यूरेशन रहता है वो डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस तरीके का है। मान लो पूरा एकदम अच्छी तरीके से डेटा मिल पाता है, मतलब एकदम क्लीन डेटा मिल पाता है, तो इस प्रॉब्लम को हम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो एवरेज पकड़ लो कि 1 महीने के अंदर इस प्रॉब्लम को हम आराम से सॉल्व कर पा सकते हैं। हेलो सनी, मैं अजय बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपका प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ डेटा की ज़रूरत है। और उसी के साथ ये जो प्रॉब्लम है वो 1 महीने के अंदर हम इसको रिजॉल्व कर देंगे। धन्यवाद अजय जी। तो जो भी आपको डेटा चाहिए वो सारा का सारा डेटा हमारी तरफ से आपको दिया जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि इस डेटा को कहीं पे लीक ना कीजिएगा। सनी जी, आप इसके बारे में कोई चिंता मत कीजिएगा। जो भी हमारे एग्रीमेंट है वो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से हम फॉलो करेंगे। अजय जी आप चिंता मत कीजिएगा, जो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है हम पूरा का पूरा आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट देंगे। बस हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस टॉप लेवल पे जाना चाहिए। आई होप आपको बिजनेस प्रॉब्लम सही तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमारा बिजनेस प्रॉब्लम किस तरीके से रहता है। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करता हूँ कि हमारा बिजनेस प्रॉब्लम क्या है। जो स्टूडेंट है उनको 99% मार्क प्राप्त करने हैं, तो उनको कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेंगी। उसके साथ जो हमारा दूसरा प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट को कम से कम कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेंगी ताकि वो 60% से ज्यादा मार्क ले पाए। और तीसरा प्रॉब्लम ये है कि मान लो स्टूडेंट 4 घंटे 5 घंटे कितने भी घंटे पढ़ाई करता है, तो उसको कितने मार्क मिल सकते हैं, ये हमें प्रेडिक्ट करना है। बिजनेस प्रॉब्लम के बाद हमें डायरेक्ट प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो चलिए मशीन लर्निंग की दुनिया में खो जाते हैं।
हमारा प्रोजेक्ट क्लाउड में डिप्लॉय हो जाने के बाद इस तरीके से दिखेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली क्लाउड में हमने डिप्लॉय कर लिया है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि हमारा प्रॉब्लम यही था कि हम कितने घंटे पढ़ाई करेंगे तो हमें कितने मार्क मिलने चाहिए, तो यही हमें प्रेडिक्ट करना है। तो अभी ये जो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्चुअली क्लाउड पे डिप्लॉय हो चुका है। तो जस्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे स्टडी आवर्स देने हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ स्टडी आवर 2, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको प्रेडिक्ट करना है। तो प्रेडिक्ट करने के लिए इस बटन के ऊपर हमें क्लिक करना है। तो जैसे इस बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो हमारे क्लाउड में हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को दी जाती है। उसके बाद हमारा मशीन लर्निंग मॉडल प्रेडिक्ट करता है, और प्रेडिक्ट करने के बाद वही हमारी इंफॉर्मेशन क्लाउड से हमारे वेबसाइट में शो होती है। तो चलो प्रेडिक्ट मार्क बटन के ऊपर क्लिक करते और देखते क्या मैजिक होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू विल गेट 58.32% मार्क व्हेन यू डू स्टडी 2 आवर्स पर डे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आप 2 घंटे पढ़ाई करोगे ऑन एन एवरेज पर डे तो आपको 58% मार्क मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, मान लो मैं 3 घंटे पढ़ाई करता हूँ, तो यहाँ पे आप बोलते कि भाई आप 3 घंटे पढ़ाई करोगे तो 62.25% आपको मार्क मिल जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हम डालते कि भाई हम 5 घंटे पढ़ाई करते तो हमें कितने मार्क मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई आप ऑन एन एवरेज 5 घंटे पढ़ाई करोगे डेली तो आपको 70.13% मार्क मिल जाएंगे। ये जो डेटा है वो हमारे पास दूसरे यूनिवर्सिटी का है। इस डेटा को देख के आप खुद से कंपेयर करोगे तो ये सही तरीका नहीं होगा। तो यही प्रोजेक्ट को हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। आपने सुना होगा कि यार मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के फील्ड में हमें मैथ की जरूरत पड़ती है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें जो भी मैथ की जरूरत पड़ेगी मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपके दिमाग में घुसने के लिए कोई भी रास्ता मुझे अपनाना पड़ेगा, तो मैं आपको उस रास्ते का इस्तेमाल करके आपके दिमाग में उस मैथ को भेज डालूंगा। आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार मुझे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आ रही है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको प्रोग्रामिंग भी इस तरीके से बताऊंगा कि आप आराम से समझ पाओगे। सबसे पहले हमें जुपिटर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। आप जुपिटर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एनाकोंडा को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और एनाकोंडा को इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं उसके ऊपर हमने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है। आप राइट साइड के टॉप कॉर्नर में आई कार्ड के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हो, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगी। और आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, सिर्फ आपके पास एक जीमेल आईडी होनी चाहिए। आपके पास जीमेल आईडी है, बहुत अच्छा। बस आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउजर में गूगल को ओपन करना है, और गूगल को ओपन करने के बाद आपको लिखना है कोलैब। क्या लिखना है, आपको जस्ट कोलैब लिखना है, और उसके बाद आपको सर्च करना है। कोलैब का मतलब होता है गूगल कोलैबोरेटरी। और सबसे ऊपर आपको ये वाली लिंक मिलेगी colab.research.google.com। तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, और इसके पहले आपने गूगल में लॉगिन करना जरूरी है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपका जो गूगल कोलैबोरेटरी है वो ओपन हो जाता है। इसके बारे में शॉर्ट में डिस्कस करें तो ये एक सॉफ्टवेयर है, मतलब जुपिटर सॉफ्टवेयर है जो हमें क्लाउड पे मिलता है। मतलब आपको आपके सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे हेलो, धीरज बोल रहे हो आप? हेलो, धीरज। जी सर। आप गुड मॉर्निंग। आईओटी वर्कशॉप भी कर रहे थे क्या? श्वेता मैडम करवा रही थी नहीं, या शक्ति सर? नो सर, नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है। आज हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो वो वीडियो देखिए थोड़ा, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली मिलता नहीं है। तो ये वीडियो देखिए, अगर यदि आपको वो देखना है तो वीडियो देख के आप सीख सकते हैं, पैरेलल में काम भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं हमसे बीच बीच में कि सर ये कैसे हुआ, ठीक है। ओके। गूगल की एक कंप्यूटर सिस्टम आपको अलोकेट हो जाती है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको टीपीयू भी मिलेगा, मतलब टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू भी मिलेगा, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपको जिसका भी इस्तेमाल करना चाहोगे आप कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्लिक किसके ऊपर करना है, यहाँ पे आपको न्यू नोटबुक के ऊपर क्लिक करना है। न्यू नोटबुक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके एक नोटबुक फाइल क्रिएट हो जाएंगी। वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो चलो
न्यू बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप मोबाइल में भी जो क्रोम ब्राउजर है ओपन विद डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद सेम वहां पे भी मिलेगा। तो जस्ट आपको न्यू नोटबुक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू नोटबुक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका नोटबुक ओपन हो जाता है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से हमारा नोटबुक मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो इस सेल में करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इस सेल में हम प्रोग्रामिंग करेंगे और इस सेल को हमें एग्जीक्यूट करना है। तो हमें इस बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और हमें दूसरी सेल चाहिए तो हमें इस लोड बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है। और टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट बटन के ऊपर हमें क्लिक करना पड़ेगा ताकि हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा और यहाँ पे हम जो भी टेक्स्ट लिखना चाहेंगे उसको हम लिख सकते हैं। और इस सेल को हमें डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट इस डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सेल डिलीट हो जाएंगी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे सेल को हम डिलीट करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल किया होगा तो उसमें भी सेम इसी तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा। तो चलो इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज करता हूँ। और इस नोटबुक का आपको नाम चेंज करना है तो क्या करना है, जस्ट अनटाइटल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहते हो इस फाइल को तो आप नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट मार्क प्रेडिक्टर। तो चलो यहाँ पे हमने नाम दे दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मशीन लर्निंग की जो जर्नी चालू होती है वो सबसे पहले बिजनेस प्रॉब्लम से चालू होती है। तो उसका हमें हेडिंग देना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट इस टेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो हमारा हेडिंग है वहां पे हम हेडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग लेंगे बिजनेस प्रॉब्लम और इसको हेडिंग के लिए क्या करना है, जस्ट इस टी बटन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, आपके कीबोर्ड की शिफ्ट प्लस एंटर बटन को प्रेस करना है ताकि ये सेल एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस तरीके से हमारी पहली सेल एग्जीक्यूट हो जाएंगी और उसके बाद हमें दूसरी सेल मिल जाएंगी। तो ये हमारी कोड सेल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। हमारा बिजनेस प्रॉब्लम हमें समझ में आने के बाद हमें हमारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है। तो उस लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे नमपाई को। तो यहाँ पे आपको लिखना है इंपोर्ट स्पेस और लिखना है numpy एज np। यहाँ पे हमने इंपोर्ट क्यों लिखा, क्योंकि हमें numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। उसके बाद हमने एज क्यों लिखा, क्योंकि इस numpy को हमें शॉर्ट नेम देना है np। क्योंकि हम numpy को बार बार यूज करेंगे तो उसका पूरा नाम लेने की वजह हम क्या करेंगे, हम उसको शॉर्ट नेम देंगे। जैसे कि हमारा नाम रहता है पिंकू, टिंकू, चिंकू, इसी तरीके से हमने numpy को शॉर्ट नेम दिया है। अब आप सोचेंगे कि यार numpy हम किस लिए यूज करते, तो numpy हम किस लिए यूज करते हैं, हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए numpy लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारे पास डेटा आएगा और उस डेटा को हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इंपोर्ट करते हैं पांडास और उसको हम शॉर्ट नेम देंगे एज अ पीडी। उसके बाद हमारे पास जो डेटा है उस डेटा को हमें विजुअलाइज करना है, उसका हमें डायग्राम निकालनी है। तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज अ पीएलटी। मतलब मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में से हम क्या करेंगे, पाइप्लॉट इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और उसको हम शॉर्ट नेम देंगे पीएलटी। तो इन लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना है। तो जस्ट यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ इंपोर्ट लाइब्रेरीज। तो चलो इनको हमें एग्जीक्यूट करना है। तो इनको एग्जीक्यूट करने के लिए सेम है, शिफ्ट प्लस एंटर बटन को प्रेस करना है या आप क्या कर सकते हो, आपको लेफ्ट साइड में एक प्ले बटन मिलेंगे तो इस प्ले बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस प्ले बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी सेल एग्जीक्यूट हो जाएंगे और यहाँ पे कुछ एरर आता होगा तो आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है सेम एज इट इज लिखना है तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे numpy, pandas और मैटप्लॉटलिब तीनों लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट की जर्नी क्या रहती है, हमें सबसे पहले डेटा को लोड करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेडिंग देंगे। तो इस टेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है ताकि हमारी एक टेक्स्ट सेल आ जाएंगी और यहाँ पे हम लिखेंगे लोड डेटा सेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और शिफ्ट एंटर बटन को प्रेस करेंगे। तो हमारा हेडिंग आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें डेटा को लोड करना है। डेटा को लोड करने के लिए आपको अलग अलग रास्ते मिलेंगे। जैसे कि आपके सिस्टम में डेटा होगा तो वहां से आप लोड कर सकते हो, या आपका जो क्लाइंट रहता है, क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट डेटा का पाथ देता है, उस पाथ का इस्तेमाल करके आपको डेटा को लोड करना पड़ता है।
अब बात आती है डेटा की, तो डेटा आपका डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में रहता है। जैसे कि मैक्सिमम मशीन लर्निंग इंजीनियर के पास जो डेटा रहता है वो CSV फाइल फॉर्मेट में रहता है। मतलब जो भी वैल्यू रहती है वो कॉमा से सेपरेट रहती है, वो जेसन फाइल में रह सकता है, वो SQL में रह सकता है। तो डिफरेंट डेटाबेस में आपका डेटा रहेगा। यहाँ पे हम CSV फाइल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है PD, क्योंकि हम पांडास का जो रीड अंडरस्कोर जो CSV फंक्शन है, इस फंक्शन का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, CSV फाइल को रीड करते हैं। तो इस फाइल को हमें क्या करना पड़ता है, हमारे डेटा का पाथ देना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट लिखेंगे ऊपर पाथ इक्वल्स टू, हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है R और डबल कोटेशन। R का मतलब होता है कि जो भी हम स्ट्रिंग लेंगे उसको एज इट इज यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डेटा का पाथ देंगे। तो यहाँ पे हमने डेटा का पाथ दिया है। इस पाथ पे स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन वो प्रेजेंट है, मतलब ये जो डेटा है वो गूगल ड्राइव पे है, वहां से हम उस डेटा को यूज करेंगे। और आपके सिस्टम में डेटा होगा तो आपको क्या करना है, जस्ट इस डबल कोटेशन के अंदर आपके सिस्टम में जो फाइल कौन सी लोकेशन पे, उस लोकेशन का यहाँ पे आपको एड्रेस देना है और उसी के साथ आपके फाइल का नाम .csv लिखना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पाथ को हमारे इस रीड अंडरस्कोर csv फंक्शन को देंगे, ताकि हमारा जो फंक्शन उस डेटा को रीड कर पाएगा। और डेटा को रीड करने के बाद हम क्या करेंगे, इस डेटा को एक वेरिएबल को असाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे df। df का मतलब होता है डेटा फ्रेम। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। तो चलो अब हमारे डेटा को हम लोड करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो सेल है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पे नंबर मिला है 2। तो हमारा अभी डेटा लोड हो चुका है और हमें डेटा को देखना है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे लिखना है df.head। हेड का मतलब क्या होता है कि जो हमारा डेटा है उसका हमें हेड मिलेगा, और हेड में हमें टोटल 5 रोज मिलेंगे। तो चलो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो हमारा डेटा इस तरीके से यहाँ पे हमें दिख रहा है। लेकिन आप सोचोगे कि यार जो डेटा की जो CSV फाइल है वो CSV फाइल किस तरीके से दिखती है, तो उसको देखना है। तो चलो मैं सिस्टम में लेके जाता हूँ आपको। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरे सिस्टम में student_info.csv नाम की फाइल है, और इसी फाइल में हमारी पूरी की पूरी जानकारी प्रेजेंट है। आप इस फाइल को ओपन करके भी देख सकते हो। तो चलो इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी फाइल इस तरीके से मिलती है। इस फाइल में हमारे पास 2 रोज है, एक है स्टूडेंट्स आर और दूसरा है स्टूडेंट मार्क। मतलब कितने घंटे उसने पढ़ाई की है और उसके बाद उसको कितने मार्क मिल चुके, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और यही इंफॉर्मेशन को हमने जुपिटर में लोड किया है। और आपको इस डेटा का टेल देखना है, मतलब आपका एंड देखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे लिखना है डेटा फ्रेम डॉट टेल। क्या लिखना है, डेटा फ्रेम डॉट टेल, और इसको एग्जीक्यूट करना है। तो देख सकते हो हमारे पास हमारे डेटा का टेल भी मिल चुका है। स्टूडेंट आर एक कॉलम है और स्टूडेंट मार्क ये दूसरा कॉलम है। और आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे ये नंबर क्या है, तो ये नंबर है इंडेक्स। हर एक रो का इंडेक्स होता है, और हमारे पाइथन में जो इंडेक्स चालू होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। और आप डेटा का शेप देखना चाहते हो तो लिखना है डेटा फ्रेम डॉट, क्या लिखना है, शेप, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें इंफॉर्मेशन मिली है 200,2। इसका मतलब क्या होता है, तो 200 का मतलब ये होता है कि हमारे पास 200 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, और टोटल 2 कॉलम से। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास 2 ही कॉलम से, स्टूडेंट्स आर एंड स्टूडेंट मार्क, और टोटल हमारे पास 200 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। 200 का मतलब क्या होता है कि हमारे पास 200 रोज है। डेटा को लोड करने के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेटा की इंफॉर्मेशन लेनी है। तो अभी हमें क्या करना है, एक टेक्स्ट सेल यूज करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन यहाँ पे कोड है डेटा फ्रेम डॉट शेप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बाद में हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक नई टेक्स्ट सेल आ चुके, और यहाँ पे हम एक हेडिंग देंगे, डिस्कवर एंड विजुअलाइज द डेटा टू गेन इनसाइट। तो यहाँ पे हम डबल टी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी हेडिंग क्रिएट हो चुके, और उसके बाद हम शिफ्ट प्लस एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे हेडिंग आ चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें डेटा से इनसाइट को फाइंड करना है, मतलब डेटा को हमें एक्सप्लोर करना है, उसकी हमें डिटेल में जानकारी लेनी है। तो हमें यहाँ पे लिखना है डेटा फ्रेम डॉट, लिखना है इन्फो। क्या लिखना है, डेटा फ्रेम डॉट इन्फो, और उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट करना है, और उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर बटन को प्रेस करना है, या आप इस बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो।
लेकिन हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर बटन को ही प्रेस करेंगे। उससे क्या होता है, हमें दो बेनिफिट मिलते हैं। एक तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद हमें नई सेल मिल जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर बटन को ही प्रेस करते रहेंगे। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो हमें इस तरीके की कुछ जानकारी मिली है। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है pandas डॉट कोर डॉट फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो डेटा है वो डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में है। उसके बाद बोलते कि भाई यहाँ पे आपके पास 200 एंट्रीज है, मतलब 200 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। रो का जो इंडेक्स चालू हो रहा है वो 0 से लेकर 199 तक हो रहा है, टोटल होते 200। और बोलता है कि भाई हमारे पास 2 कॉलम्स है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमें कॉलम्स के नाम मिले हैं, स्टूडेंट आर, स्टूडेंट मार्क्स। उसके बाद बोलते हैं नॉन नल काउंट, मतलब हमारे पास कितने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। यहाँ पे देख सकते हो 195 स्टूडेंट के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और 200 स्टूडेंट के हमारे पास मार्क है। और जो हमारे पास डेटा है उस डेटा का डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप है फ्लोट 64। इसका मतलब होता है फ्लोट 64 बिट। और उसी के साथ हमारे पास जो डेटा है उसकी जो फाइल की जो साइज है वो 3.2 KB है। तो अभी फिलहाल हमारे पास डेटा बहुत कम है। आपने सुना होगा कि यार मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ढेर सारा डेटा चाहिए। बिल्कुल, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन करने के लिए आपको मिलियंस में डेटा चाहिए ताकि आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सही तरीके से ट्रेन हो पाए। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपके पास एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो तो आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो सही तरीके से ट्रेन हो सकता है। तो इस तरीके से हमने डेटा की इंफॉर्मेशन लिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे जो डेटा में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम लिखेंगे डेटा फ्रेम डॉट डिस्क्राइब। क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम डॉट डिस्क्राइब। और यहाँ पे आप देखोगे, एनालाइज करोगे, जैसे हमने DES लिखा उसके बाद हमें यहाँ पे डायरेक्ट सजेशन मिल चुका है। तो आप क्या कर सकते हो, इस सजेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जस्ट क्या करना है, इस सजेशन के ऊपर क्लिक करना है, ऑटोमेटिक वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे हमें ब्रैकेट को कंप्लीट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो हमें इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब इस इंफॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है, बोलते कि भाई स्टूडेंट जो हार है उसमें 195 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो 200 स्टूडेंट के मार्क्स हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट के जो आर्स है उसकी हमें मीन वैल्यू मिली है। इसका मतलब ये होता है कि एवरेज 7 घंटे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, उसी के साथ एवरेज 77.9% मार्क मिल रहे हैं। उसके बाद इनका स्टैंडर्ड डेविएशन है। और मिनिमम कितने घंटे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, 5 घंटे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। 68.57% कम से कम मार्क्स मिल रहे स्टूडेंट को। उसके बाद 5.7 घंटे पढ़ाई करते और 73.38 उनको मार्क मिले। उसके बाद 0 से लेकर 50% स्टूडेंट 7 घंटे तक पढ़ाई करते हैं। उसके बाद 75% स्टूडेंट 8 घंटे तक पढ़ाई करते हैं। उसके बाद मैक्सिमम स्टूडेंट 9 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, मतलब 8.9 आवर। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टूडेंट है उनको मैक्सिमम मार्क कितने मिले हैं, 86.9। इसीलिए उस कॉलेज का प्रॉब्लम ये था कि उनके जो बच्चे थे वो 90% से ज्यादा मार्क नहीं मिल पा रहे। तो इसलिए हमें प्रेडिक्ट करना है कि भाई हमें कम से कम कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि हम 99% मार्क ले पाएंगे, 95% मार्क ले पाएंगे। तो यहाँ से हमें अंदाजा लगता है कि हमारे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमें यहाँ पे मिल चुकी है। तो इस तरीके से हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, डेटा को विजुअलाइज करेंगे। तो विजुअलाइज करने के लिए हमारे पास एक्स भी है और वाई भी है, मतलब स्टूडेंट्स आर से और स्टूडेंट्स मार्क है। डेटा को हम विजुअलाइज करेंगे स्कैटर प्लॉट में। तो यहाँ पे हमें लिखना है PLT डॉट, मतलब जो मैटप्लॉटलिब है उससे हम क्या करेंगे, स्कैटर प्लॉट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्कैटर, उसके बाद हम पैरेंथेसिस कंप्लीट करेंगे। अब स्कैटर प्लॉट को यहाँ पे आप देख सकते हो हमें x डेटा चाहिए और उसके बाद हमें y डेटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस के ऊपर स्टूडेंट के आर्स देंगे और y एक्सिस के ऊपर हम स्टूडेंट के मार्क्स देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल्स टू डेटा फ्रेम डॉट, डेटा फ्रेम डॉट क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स आर। तो यहाँ पे जस्ट पेस्ट करते हैं। उसके बाद हमें y लिखना है और y इक्वल्स टू क्या करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट स्टूडेंट्स मार्क्स। तो इससे क्या होगा कि हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो हमारा स्टूडेंट्स की आर्स है ये इंफॉर्मेशन मिलेंगी और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे स्टूडेंट के मार्क्स मिल जाएंगे।
नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारे जो एक्स एक्सिस है उस एक्स एक्सिस को हमें नेम देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे plt डॉट एक्स लेबल। क्या लिखेंगे? एक्स लेबल। और एक्स लेबल में हमें यह स्ट्रिंग वैल्यू देनी पड़ती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट स्टडी आवर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस को हमें नाम देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे plt डॉट वाई लेबल। और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग वैल्यू देंगे, लिखेंगे स्टूडेंट्स मार्क्स। और आप स्कैटर पैड को टाइटल देना चाहते हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे plt डॉट टाइटल और लिखेंगे स्कैटर प्लॉट ऑफ स्टूडेंट स्टडी आवर्स वर्सेस स्टूडेंट्स मार्क्स। और डायग्राम को शो करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं plt डॉट शो। इससे क्या होगा, हमारे डायग्राम शो हो जाएंगे। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो डेटा है वो सही तरीके से विजुअलाइज हो चुका है। देख सकते हो ये ब्लू कलर के डॉट है। ये ब्लू कलर के डॉट का मतलब क्या होता है, हमारे एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें इस तरीके का स्कैटर प्लॉट मिल चुका है। और इस डेटा को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि यार जो स्टडी आवर्स बढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट के मार्क्स भी बढ़ रहे हैं। और ये जो डेटा है वो लीनियर फॉर्मेट में हो रहा है। मान लो यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं, राइट, तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे। तो हमारे स्टूडेंट ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा मार्क मिलेंगे। इससे हमें कुछ अंदाजा मिल रहा है। तो इस पॉइंट को हमें नोट डाउन करना पड़ेगा कि भाई हमारा जो डेटा है वो लीनियर फैशन में, मतलब हमारे स्टूडेंट में नाम देना है तो स्टूडेंट के मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारे जो एक्स एक्सिस है उस एक्स एक्सिस को हमें नेम देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे plt डॉट एक्स लेबल। क्या लिखेंगे? एक्स लेबल। और एक्स लेबल में हमें यह स्ट्रिंग वैल्यू देनी पड़ती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट स्टडी आवर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस को हमें नाम देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे plt डॉट वाई लेबल। और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग वैल्यू देंगे, लिखेंगे स्टूडेंट्स मार्क्स। और आप स्कैटर पैड को टाइटल देना चाहते हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे plt डॉट टाइटल और लिखेंगे स्कैटर प्लॉट ऑफ स्टूडेंट स्टडी आवर्स वर्सेस स्टूडेंट्स मार्क्स। और डायग्राम को शो करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं plt डॉट शो। इससे क्या होगा, हमारे डायग्राम शो हो जाएंगे। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो डेटा है वो सही तरीके से विजुअलाइज हो चुका है। देख सकते हो ये ब्लू कलर के डॉट है। ये ब्लू कलर के डॉट का मतलब क्या होता है, हमारे एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें इस तरीके का स्कैटर प्लॉट मिल चुका है। और इस डेटा को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि यार जो स्टडी आवर्स बढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट के मार्क्स भी बढ़ रहे हैं। और ये जो डेटा है वो लीनियर फॉर्मेट में हो रहा है। मान लो यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं, राइट, तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे। तो हमारे स्टूडेंट ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा मार्क मिलेंगे। इससे हमें कुछ अंदाजा मिल रहा है। तो इस पॉइंट को हमें नोट डाउन करना पड़ेगा कि भाई हमारा जो डेटा है वो लीनियर फैशन में, मतलब स्टूडेंट ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको मार्क भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मशीन लर्निंग मॉडल की नेक्स्ट स्टेप रहती है, डेटा को हमें प्रिपेयर करना पड़ता है मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड करने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेल लेंगे, तो जस्ट इस कोड के ऊपर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिपेयर द डेटा फॉर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। और इसको एज ए हम हेडिंग देंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम डेटा को क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेटा क्लीनिंग। अब आप सोचोगे कि यार हमें डेटा को क्लीन क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है हो सकता है उसमें कोई मिसिंग वैल्यू हो, मतलब कोई स्टूडेंट की हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होंगी। तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ता है, हमारे डेटा को क्लीन करना पड़ता है। और हम डेटा को सही तरीके से क्लीन करेंगे तो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल सही तरीके से ट्रेन हो पाता है। तो डेटा को क्लीन करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि भाई हमारे डेटा में कितना डेटा प्रेजेंट है और कितना डेटा प्रेजेंट नहीं है। तो जस्ट यहाँ पे हमें लिखना है डेटा फ्रेम डॉट, यहाँ पे लिखना है इज नल। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन हमें ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू देता है। मान लो जिस रो में डेटा प्रेजेंट है तो उसको बोलेगा फॉल्स, और जिस जगह पे वैल्यू प्रेजेंट है उस जगह पे हमें ट्रू वैल्यू देंगे। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड रो में ट्रू वैल्यू मिले, इसका मतलब ये है कि इस जगह पे वैल्यू प्रेजेंट नहीं है और इसको आपको वेरीफाई करना है। तो चलो ऊपर आते हैं और यहाँ पे हमने देखा था डेटा का हेड, और यहाँ पे देख सकते हो
थर्ड रो में एन वैल्यू है, इसका मतलब होता है नन वैल्यू, इस जगह पे कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो जो स्टूडेंट के आर से इस जगह पे प्रेजेंट नहीं है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली काउंट करना है कि भाई हमारे डेटा फ्रेम में कितनी नन वैल्यू प्रेजेंट है, मतलब कितनी मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट है। तो उसीलिए हम क्या करेंगे, इस नल के बाद हम लिखेंगे डॉट, और हम क्या करेंगे, सम करेंगे, जितनी भी ट्रू वैल्यू उसके हम सम करेंगे। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू मिली है, स्टूडेंट स्टडी आर इक्वल्स टू 5 और स्टूडेंट्स मार्क इक्वल्स टू 0। तो इस 5 का मतलब क्या होता है कि हमारे जो स्टूडेंट के जो आर से वहां पे 5 वैल्यू मिसिंग है, मतलब उस जगह पे कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, मशीन लर्निंग मॉडल को हम ट्रेन करते हैं उस वक्त हमें उसको पूरा क्लीन डेटा देना पड़ता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट है उस जगह पे हमें वैल्यू को इम्प्यूट करना पड़ेगा। तो हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि हमारे पास जो स्टडी आवर्स है उसका हम क्या करेंगे, मीन लेंगे, और मीन लेने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेंगी उस वैल्यू को मिसिंग जगह पे इम्प्यूट करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, मीन लेना है। हम यहाँ पे लिखते हैं डेटा फ्रेम डॉट मीन। ये फंक्शन क्या करता है, जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल कॉलम्स है उसकी हमें मीन वैल्यू देगा। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमें इस तरीके की वैल्यू मिली है, स्टडी आवर्स इक्वल्स टू 6.99, मतलब टोटल ऑन एन एवरेज 7 घंटे बच्चे पढ़ाई करते हैं और ऑन एन एवरेज 77.9% मार्क मिल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे नन वैल्यू है, तो जैसे कि हमारे ऊपर आते हैं और यहाँ पे देख सकते हो नन वैल्यू की जगह पे हम क्या करेंगे, 6.9 वैल्यू को इंप्यूट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे लिखना है डेटा फ्रेम डॉट फिल एन ए। ये फंक्शन क्या करेगा, जहाँ पे नन वैल्यू प्रेजेंट है, मतलब एन ए वैल्यू प्रेजेंट है, उस जगह पे हमें वैल्यू को कौन सी इंप्यूट करना है वो हमें बताना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, जो डेटा फ्रेम डॉट मीन इस फंक्शन ने जो हमें वैल्यू दिए वही वैल्यू को भाई बोलेंगे कि उस नन वैल्यू की जगह पे इंप्यूट कर दो। तो जस्ट यहाँ पे हम उसको पेस्ट करेंगे और उसके बाद जो भी हमें क्लीन वैल्यू मिलेंगी उसको हम एक दूसरे वेरिएबल को असाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं डेटा फ्रेम 2 इक्वल्स टू, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डेटा फ्रेम है इसमें नन वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं है इसको हमें चेक करना है। तो हम लिखेंगे डेटा फ्रेम 2 डॉट इज नल और डॉट सम करेंगे। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो हमारे पास वैल्यू मिल चुके हैं 0 0। इसका मतलब ये है कि हमारे डेटा में अभी कोई भी नन वैल्यू नहीं है, मतलब हमारा डेटा पूरा का पूरा क्लीन है। और इसको आप चेक करना चाहते हो तो जस्ट लिखेंगे डेटा फ्रेम 2 डॉट हेड। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो जो थर्ड रो था वहां पे नन वैल्यू प्रेजेंट थी, लेकिन अब इस जगह पे हमने 6.99 वैल्यू को इंप्यूट कर चुके हैं। जब हमारा डेटा क्लीन होता है तो हमारा डेटा प्रिपेयर हो जाता है मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए, लेकिन उसके पहले हमारा जो डेटा है उसको हमें स्प्लिट करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ये स्टडी आवर्स है, ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो स्टडी मार्क्स है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, स्टडी आवर्स के ऊपर। जब तक हमारे पास स्टडी आवर्स नहीं रहेंगे तब तक हम स्टूडेंट के मार्क्स को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे डेटा को स्प्लिट करेंगे एक्स एंड वाई में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्प्लिट डेटा सेट। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारी कमेंट है, हैश का मतलब क्या होता है, ये कमेंट है, ये कोड नहीं है, ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक्स वेरिएबल लेंगे और उसके बाद एक वाई वेरिएबल लेंगे। देख सकते हो यहाँ पे हमने एक्स को कैपिटल लिखा है और वाई को स्मॉल लिखा है। इस कैपिटल एक्स का मतलब होता है मशीन लर्निंग में मैट्रिक्स, और स्मॉल वाई का मतलब होता है वेक्टर्स। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे पास स्टूडेंट्स आ रही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और स्टूडेंट्स हमारी है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमें क्या करना है, हमें एक्स को देना है स्टूडेंट्स आर और वाई को हमें देना है स्टूडेंट्स मार्क्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा फ्रेम डॉट, हम ड्रॉप करेंगे जो हमारा मेन डेटा है उससे हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स मार्क को ड्रॉप करेंगे। तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, स्टूडेंट्स आर मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट डबल कोटेशन के अंदर स्टूडेंट्स मार्क्स को देंगे। और नेक्स्ट हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई स्टूडेंट्स मार्क ये कॉलम को हमें ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सिस इक्वल्स टू कॉलम्स। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम ड्रॉप करेंगे
स्टूडेंट्स आर्स को तो जस्ट यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप सोचोगे कि यार हमने स्टूडेंट मार्क को हमारे डेटा फ्रेम में से ड्रॉप कर लिया है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स आर से रहेंगे, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स मार्क कैसे ले रहे हो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। जो डेटा फ्रेम है ये हमने कॉपी लिया है, हमारा जो मेन डेटा फ्रेम है उसकी हमने यहाँ पे कॉपी ली है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे मेन डेटा फ्रेम में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। तो चलो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, x में कौन सी वैल्यू आ चुकी है और y में कौन सी वैल्यू आ चुकी है। जस्ट यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट शेप ऑफ x इक्वल्स टू कॉमा और यहाँ पे लिखेंगे x डॉट शेप। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, y का भी शेप चेक करेंगे। जस्ट इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और शेप ऑफ x की जगह पे स्मॉल y लिखेंगे और यहाँ पे हम y देंगे। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो अभी हमारा डेटा x एंड y में स्प्लिट हो चुका है। तो अभी x के पास क्या है, x के पास स्टूडेंट्स आर्स है और y के पास स्टूडेंट्स मार्क है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारे पास जो डेटा है उसको हमें स्प्लिट करना है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में। अब डेटा हमें ट्रेनिंग एंड टेस्ट में स्प्लिट क्यों करना है, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल को हमें पहले ट्रेन करना पड़ेगा और ट्रेन करने के बाद उसको टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। अब मान लो आपका कल मैथ का पेपर है और टीचर ने आपको बताया जाए कि भाई कल 100 क्वेश्चंस आने वाले, वो सारे के सारे आपको क्वेश्चन दे दिए, तो आप क्या करोगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन को रट्टा मार लोगे और जब आपकी टेस्ट रहेंगी तो आप क्या करोगे, जितने भी आपने रट्टा मारे क्वेश्चन है वो सारे के सारे को एज इट इज पेश करेंगे। मान लो टेस्ट पेपर में आपके टीचर ने जो आपको 100 सवाल दिए थे उसमें से आपको 95 सवाल जो टीचर ने आपको पहले ही दिए थे वो दिए और उसके बाद जो 5 सवाल थे वो उन्होंने अपने मन से दिए। तो क्या होगा उस सिचुएशन में, आप 5 सवाल के आंसर नहीं दे पाओगे क्योंकि आप पूरा रट्टा मार गए थे। इसीलिए टीचर क्या करेंगे, टीचर बोलेंगे कि यार 70 क्वेश्चन आपको बता देंगे कि भाई ये 70 जो क्वेश्चन है वो एज इट इज आएंगे और बाकी के क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे। तो उससे क्या होगा, उससे आप पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करने के बाद जब आपको टेस्ट पेपर आएगा तो उससे आप क्या करोगे, उसमें अच्छी तरीके से आप पेपर दे पाओगे। इसी वजह से हम क्या करते हैं, मशीन लर्निंग में 70% डेटा या 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और 20% डेटा टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम चेक कर पाएंगे कि हमारे जो मशीन लर्निंग मॉडल वो सही तरीके से ट्रेन हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा क्लास है जिसका नाम है ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। लेकिन हमें उस क्लास को scikit-learn लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन और उसके बाद हम उससे इंपोर्ट करेंगे ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। इस क्लास को हम इंपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस क्लास का इस्तेमाल करना है और इस क्लास में हमें दो वैल्यू देनी पड़ती है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अभी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, उसके बाद हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है। और नेक्स्ट हमें बताना पड़ता है कि भाई टेस्टिंग के लिए कितना आप डेटा रखना चाहोगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेस्ट अंडरस्कोर साइज इक्वल्स टू यहाँ पे हम लिखेंगे 0.2। 0.2 का मतलब क्या होता है, 20% डेटा हम टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। आप चाहो तो 30% भी डेटा यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉमा और लिखेंगे रैंडम अंडरस्कोर स्टेट और इक्वल्स टू लिखेंगे 51। अब आप सोचोगे कि यार ये रैंडम अंडरस्कोर टेस्ट ये 51 क्या है। रैंडम अंडरस्कोर स्टेट ये पैरामीटर क्या करेगा, 200 स्टूडेंट में से रैंडमली 20% वैल्यू लेगा, राइट। लेकिन रैंडमली वैल्यू लेने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है। तो हम क्या करेंगे, 51 पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे, ताकि इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम में भी आप रैंडम स्टेट 51 लोगे तो क्या होगा, जो वैल्यू हमें यहाँ पे रैंडमली मिल रही है वही वैल्यू आपको भी मिलेगी। नहीं तो क्या होगा, आप यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू लोगे तो आपको रैंडमली 20% टेस्टिंग के लिए इंफॉर्मेशन मिलेंगी लेकिन वो दूसरी हो सकती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपके सिस्टम में भी 51 वैल्यू लिखनी है। नेक्स्ट क्या होगा, जो हमारा ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट ये क्या करता है, हमें 4 डेटा फ्रेम देता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा x अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा x अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा y अंडरस्कोर ट्रेन
कॉमा y अंडरस्कोर टेस्ट। तो ये हमें 4 डेटा फ्रेम देगा और इस डेटा का आपको शेप देखना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट इस ऊपर के कोड को कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं और जस्ट इस नाम का हम चेंज करते हैं, शेप ऑफ एक्सट्रेन, और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं शेप ऑफ एक्सट्रेन और यहाँ पे भी लिखते हैं एक्सट्रेन और यहाँ पे हम क्या करेंगे वाई ट्रेन लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वाई ट्रेन और इसको फिर से कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे जस्ट एक्स टेस्ट लिखना हमें, एक्स टेस्ट, और एक्स टेस्ट को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक्स टेस्ट का शेप लेंगे, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे वाई टेस्ट लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो अभी ये हमारा ट्रेनिंग का डेटा है और ये जो हमारा डेटा है वो टेस्टिंग का डेटा है। देख सकते हो ट्रेनिंग के लिए हमने 80% डेटा लिया है और टेस्टिंग के लिए हमने 20% डेटा लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग का ही डेटा इस्तेमाल करेंगे। जब हमारे डेटा को हम ट्रेन एंड टेस्ट में स्प्लिट करते हैं उसके बाद हम मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड कर सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगी, हमारी नेक्स्ट स्टेप रहेंगी सेलेक्ट अ मॉडल एंड ट्रेन इट। मतलब हम क्या करेंगे, मॉडल को सेलेक्ट करेंगे और उसको ट्रेन करेंगे। तो ये हमारा हेडिंग है, तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा। कौन सा डिसीजन लेना पड़ेगा, जैसे को हमने डेटा को स्कैटर्ड किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा डेटा एक लीनियर फैशन में था, राइट। मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स है, मतलब डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है। तो हमें एक डिसाइड करना पड़ेगा कि यार कौन सा एल्गोरिथम हमारे डेटा के अकॉर्डिंग सही तरीके से काम कर सकता है। तो देख सकते हो हमने जब डेटा को विजुअलाइज किया था तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि यार एक्स बढ़ रहा है तो हमारा वाई भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे एक्स एंड वाई का रिलेशनशिप किस तरीके से स्ट्रेट लाइन में है। और आपने मैथ में पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन किसका है, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास y भी है और x भी है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, m नहीं है और हमारे पास c नहीं है। तो जो भी हम काम करेंगे वो mc के ऊपर काम करेंगे। तो हमें अभी mc को ही फाइंड करना है और mc को फाइंड करने के बाद मशीन लर्निंग के पास एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर का मतलब क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो लीनियर फॉर्मेट में है, और रिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम जो आउटपुट निकालने वाले वो हमें कंटिन्यूस वैल्यू मिलेंगी, उसीलिए हम उसको बोलते हैं रिग्रेशन। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हम स्टूडेंट से आर लेंगे और हमें वैल्यू क्या मिलेंगी, स्टूडेंट्स के मार्क मिलेंगे और स्टूडेंट के मार्क एक एक्चुअल वैल्यू है। तो इससे हमने डिसाइड कर लिया कि हम मशीन लर्निंग का लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम यूज करेंगे। और लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी। तो ये हमारे लीनियर रिग्रेशन का मेन फॉर्मूला है, इसको हम कमेंट करते हैं। अब हमें लीनियर मॉडल को इंपोर्ट करना है तो हमें लिखना पड़ता है फ्रॉम sklearn, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है वो sklearn लाइब्रेरी के पास है। हमें मैथमेटिकल इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है। जैसे कि आपने सुना होगा कि यार मशीन लर्निंग में हमें मैथ का इस्तेमाल करना पड़ता है, बिल्कुल, लेकिन हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जो भी हमारा ये फॉर्मूला है वो sklearn लाइब्रेरी के पास ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है, तो हमें डिटेल में इस एल्गोरिथम को खुद इम्प्लीमेंट नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस क्लास को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है sklearn डॉट, हमें लिखना है लीनियर अंडरस्कोर मॉडल। इस मॉडल से हम किसको इंपोर्ट करेंगे, हम इससे इंपोर्ट करेंगे लीनियर रिग्रेशन को। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्लास का इस्तेमाल करके हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LR इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन, उसके बाद हम पैरेंथेसिस को कंप्लीट करेंगे। तो क्या होगा, इससे हमारा लीनियर रिग्रेशन क्लास इंपोर्ट होगा और उसके बाद हम उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो हमारा लीनियर रिग्रेशन है जो क्लास है, इसके बैकग्राउंड में हमारा ये मैथमेटिकल लॉजिक है। तो चलो इसको हम इंपोर्ट करते हैं। तो देख सकते हो हमारा लीनियर रिग्रेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमारे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन डेटा का इस्तेमाल करके
इस मॉडल को ट्रेन करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LR.fit। इस फिट मेथड का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हमारे मॉडल को ट्रेन करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो फिट फंक्शन है इसको हमें ट्रेनिंग के लिए डेटा देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्सट्रेन डेटा यहाँ पे दोस्तों एक्सट्रेन डेटा यहाँ पे इसको हम दे देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वाई ट्रेन डेटा देंगे। तो जस्ट यहाँ से हम क्या करेंगे, वाई ट्रेन डेटा को कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको दे देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन हो जाएगा। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमें एक एरर मिला है, तो चलो यार एरर को समझते हैं। एरर बोलता है वैल्यू एरर इनपुट कंटेन NaN इन्फिनिटी और अ वैल्यू टू लार्ज फॉर डेटा टाइप फ्लोट 64। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि भाई जो आपका डेटा है उस डेटा में मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट है। अब मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट क्यों है यार, हमने तो डेटा को ट्रेन किया था। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि जब हमने डेटा को स्प्लिट किया था उस वक्त हमने कौन सा डेटा फ्रेम इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक्स एंड वाई डेटा लिया था, लेकिन एक्स एंड वाई डेटा हमने किस डेटा फ्रेम में से लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने डेटा फ्रेम इस डेटा से हमने एक्स एंड वाई को लिया था। लेकिन हमारा जो डेटा फ्रेम है ये क्लीन नहीं है। हमारा जो डेटा फ्रेम क्लीन कौन सा है, हमारा डेटा फ्रेम 2 ये क्लीन है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने डेटा फ्रेम 2 में क्लीन वैल्यू को डाला था। तो ये हमारे एक मिस्टेक हो चुकी थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेटा फ्रेम 2, यहाँ पे भी हम लिखेंगे डेटा फ्रेम 2 और इसको हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे ताकि हमारे पास एक्स एंड वाई क्लीन डेटा मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस डेटा को फिर से स्प्लिट करेंगे। तो अभी हमें क्लीन डेटा मिल चुका है एक्स ट्रेन में और वाई ट्रेन में। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है इसको हम फिर से क्या करेंगे, क्लीन डेटा देके उसको ट्रेन करेंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसको हमें क्लीन डेटा देना जरूरी है। तो देख सकते हो अभी हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल सही तरीके से ट्रेन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आपके पास डेटा जितना ज्यादा होगा उतना मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेनिंग के लिए टाइम लगेगा। अब यहाँ पे आप सोचोगे यार मशीन लर्निंग मॉडल ने क्या ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग उसने क्या ली है, उसने MNC वैल्यू को कैलकुलेट किया है और उसी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए उसको टाइम लगता है। और आप उस वैल्यू को चेक करना चाहते हो तो क्या करना है, जस्ट यहाँ पे लिखना है LR मतलब लीनियर रिग्रेशन मॉडल डॉट लिखना है कोएफिशिएंट अंडरस्कोर। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप सोचोगे यार कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट का मतलब होता है M वैल्यू और आपको इंटरसेप्ट वैल्यू चाहिए मतलब C की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे लिखना है LR डॉट इंटरसेप्ट अंडरस्कोर। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमें C की वैल्यू मिल चुकी है 50 और यही वैल्यू को उसको लर्न करने के लिए टाइम लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने समझ लिया कि यार मशीन लर्निंग में मैथ का किस तरीके से रोल रहता है। अब यहाँ पे आप मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा m इक्वल्स टू 3.93 और उसके बाद मैंने C इक्वल्स लिखा 50.44 और नेक्स्ट हमने बोला कि यार हमें y की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है मतलब हमें मार्क प्रेडिक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखा हमने y इक्वल्स टू m इंटू हमारे पास x मतलब हमारे पास r से मान लो मैंने 4 घंटे पढ़ाई की है और उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है c और यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू प्रेडिक्ट करके मिलेंगी, हमें वैल्यू मिलेंगी y। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आप 4 घंटे पढ़ाई करोगे तो आपको 66.16% मार्क मिलेंगे। तो इस तरीके से मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके वैल्यू को लर्न करता है। लेकिन यहाँ पे आप सोचोगे कि यार हमें ये मैथमेटिकल यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, आपको इसकी जरूरत नहीं है। आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है LR डॉट प्रेडिक्ट। क्या लिखना है, LR डॉट प्रेडिक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ती है मतलब आपको यहाँ पे आर्स देने पड़ते। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्स पहले फर्स्ट डायमेंशन लिखना है, उसके बाद सेकंड डायमेंशन, 2 बार हमें स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है और उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं 4, इसका मतलब होता है स्टडी आर्स। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास सेम वैल्यू मिली है 66.99
और आपको एग्जैक्ट सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, इसका मतलब 0। इससे क्या होगा, हमें अरे मिलेगा और उसके बाद हमें ये एक्चुअल वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देख सकते हो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिले 66.19, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है और उसको आपको सिर्फ और सिर्फ डॉट के बाद 2 ही वैल्यू चाहिए, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉट राउंड करना पड़ेगा 2। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते। देख सकते हो हमारे पास डॉट के बाद, सॉरी यहाँ पे हमें राउंड लिखना है, राउंड नहीं। तो चलो फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास 66.19 वैल्यू मिल चुके। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे हमने 93 वैल्यू ली थी, पूरी यहाँ पे वैल्यू नहीं ली थी। तो इस तरीके से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम काम करता है। अब यहाँ पे हमें मशीन लर्निंग मॉडल को टेस्ट करना पड़ेगा, तो टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे LR.predict। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें टेस्टिंग के लिए डेटा देना है। तो जैसे कि हम स्क्रॉल अप करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे हमने एक्स टेस्ट डेटा लिया था, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स टेस्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे